हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है देवाशीष और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन को, जिसका नाम क्या है, अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी। अब बीकॉम वाले जो 12th तक कॉमर्स पढ़े वो लोग तो जानते होंगे अकाउंटेंसी क्या होता है, लेकिन जो साइंस वाले अगर देना चाहते, साइंस बैकग्राउंड के हैं और आपको मन कर रहा है कि चलो बीकॉम वाला भी हम दे लेते हैं और अगर बीकॉम क्रैक हो गया तो इसी को हम लोग कंटिन्यू मतलब पढ़ाई करेंगे, इसी से ग्रेजुएशन, तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटेंसी असल में होता क्या है। क्योंकि कॉमर्स वाले हो तो सब जानते होंगे कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, गोल्डन रूल क्या है, लेकिन जो हमारे प्यारे भाइयों बहनों हैं साइंस वाले, तो उन लोगों को नहीं पता है। तो चलिए उन लोगों के लिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के इंट्रोडक्शन को। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात ये करते हैं कि आखिरकार अकाउंटिंग करने का, अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब अभी के लिए हम ये समझते हैं कि रिकॉर्ड करना। ठीक है, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, उसकी रिकॉर्डिंग करना। आखिर ये जरूरत पड़ा क्यों? बात तो इसकी आती है कि आखिर जरूरत पड़ा क्यों। तो देखिए, एक बिजनेस जो है उसमें बहुत सारे लेन देन होते हैं। आपके सामने, घर के सामने जो भी दुकान है, मान लीजिए छोटा सा कोई दुकान है या बड़ा सा कोई दुकान है, तो वहां पे आप लोग भी देखते होंगे कि दिन भर कस्टमर आ जा रहे हैं, है कि नहीं? तो दिन भर कस्टमर आ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि ऐसे में उस इंसान को याद रखना पॉसिबल तो नहीं है कि दिन भर में कितने सेल हुए, दिन भर में कितना मैंने परचेस किया, ठीक है ना, अपने सप्लायर से उन्होंने कितना परचेस किया मटेरियल, और उसी प्रकार से कितना मतलब पेमेंट किसी को देना पड़ा, या कौन सा कस्टमर हमसे उधार में लेके गए सामान, या मैंने किससे उधार में लिया, बैंक में कितने पैसे गए। क्या इतना सारा चीज याद रखना पॉसिबल है आपके लिए या मेरे लिए या उनके लिए जिनका शॉप है? किसी के लिए नहीं पॉसिबल है। ठीक है, कल के दिन अगर आप भी कंपनी खोलोगे कोई, तो आपको भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी कि दिन भर में कितने एंड नंबर ऑफ मतलब तम हजारों मान लीजिए ट्रांजेक्शन हुए। क्या आप 1000 ट्रांजेक्शन याद रख सकते हो कि ए से कितना पैसा लिया, बी से कितना पैसा लिया, सी से कितना पैसा लिया? बिल्कुल नहीं। या कितना पैसा देना है किसको? बिल्कुल नहीं याद रख सकते। तो यहां से एक बात पता चला अपने को कि जो अपना दिमाग है वो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड कहने का सेंस कि हम लोग सारे चीज को नहीं याद रख सकते हैं एक दिमाग में। अपने दिमाग तो अपना छोटा सा है दिमाग, तो उसमें कैसे इतने सारे चीज को याद रखेंगे। और साथ साथ रिकॉर्ड करने का एक और फायदा क्या है, जैसे आप लोग दुकानों में जाते हो, दुकानदार तो सामने बैठा रहता है, ओनर जो है, तो वो क्यों अपने दुकान में, शॉप में सीसीटीवी कैमरा लगाता है? आप लोग कोई भी मॉल्स में चाहे कपड़े खरीदने जाए, या आप लोग मूवीज देखने जाए, या समथिंग आप लोग कुछ भी खरीदने जा रहे हो आप लोग, ठीक है, तो वहां आप लोग देखोगे कि सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। क्यों लगा होता है? सीसीटीवी कैमरा का काम क्या है? ताकि निगरानी करना, ठीक है, टू वॉच। अब बात अपने अकाउंटेंसी का भी वही आ रहा है कि हम क्यों इतने सारे चीजों की रिकॉर्डिंग करेंगे, ताकि वो भी एक एविडेंस के तरह पे प्रूव हो। तो सीसीटीवी कैमरा लगा, कल के दिन मान लीजिए कि कोई चोर आया और चोरी करके ले गया सामान कोई दुकानदार का, तो वो सीसीटीवी में आ जाएगा। आप लोग भी जो घर में अपार्टमेंट में रहते होगे, आप लोग भी देखते होगे अपार्टमेंट में सीसीटीवी लगा है। क्यों लगा है? वॉचमैन रहता है, तब वो क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि इसीलिए लगा है कि कल के दिन अगर कोई प्रॉब्लम आया, कोई चोरी हो गया, तो वो क्या कर सकता है, वो सीसीटीवी एज ए एविडेंस प्रूव होगा पुलिस के सामने। बिल्कुल उसी तरीके से बिजनेस में भी बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं। आप मान लीजिए, या कोई भी मान लीजिए, XYZ कोई भी मान लीजिए, कल के दिन दुकान से उधार लिया और कहा कि मैंने तो आपके दुकान से उधार लिया ही नहीं। क्या कोई प्रूफ है आपके पास? अक्सर यही ना कहते हैं कि क्या आपके पास कोई सबूत है कि नहीं? तो लो सबूत के तौर पे हम लोग मेंटेन करेंगे अकाउंट्स को कि लो ये रहा सबूत आपके सामने, इस तारीख को इतने बजे आपने ये सामान परचेस किया था, उसका रेट ऑफ प्राइस इतना है, आपने इतने पीसेस मंगवाए थे या ले गए थे मेरे दुकान से उधार में। ठीक है, उसी प्रकार से अब गारंटी हम लोगों को मिलता है। कोई भी आप सामान लोगे, फॉर एग्जांपल आप टीवी ले रहे हो, आप एलईडी बल्ब ले रहे हो, या आप मोबाइल फोन ले रहे हो, तो आपको गारंटी मिलता है। गारंटी कैसे मिलता है? क्या कहा जाता है?
जरा बता सकते हैं आप लोग क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ना कि भैया ये जो आपका कैश मेमो है इसी को लेके आएंगे तो ही ये वैलिड होगा, तभी गारंटी दिया जाएगा, गारंटी माना जाएगा। आप सर्विस सेंटर जाते हो तो आपको एक कैश मेमो थमाना पड़ता है कि देखिए मैंने इस तारीख को मोबाइल लिया था, तभी से वो गारंटी पीरियड काउंटिंग होती है। तो लिखा तो याद रहा, लिखा तो याद भी रहा और एज ए एविडेंस भी प्रूव हुआ। दो बात यहां से निकल के आए, ठीक है। तो अपने को तीन बात पता चले कि अकाउंट्स का जरूरत क्यों पड़ा, अकाउंट्स का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग सारी चीजें याद नहीं रख सकते। दूसरा क्या समझ में आया आप लोगों को कि ये रिकॉर्डिंग हम लोग इसलिए रखते हैं कि फ्यूचर में एविडेंस के लिए, फ्यूचर में कोई जरूरत पड़ा तो वहां पे उस जरूरत को पूरा करने के लिए एक एविडेंस होना चाहिए, और वो एविडेंस हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्म में और रिटन फॉर्म में होने चाहिए। इस वजह से हमको अकाउंटिंग करने का, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता पड़ी। तो चलिए, बात कुछ ऐसा ही दिया हुआ है आप लोगों के स्क्रीन पर, तो आप लोग देख सकते हैं कि वही बात लिखा है जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कहानी के फॉर्म में। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन विच इज परफॉर्म विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जो पैसा कमाने के लिए किया जाए। ट्रांजैक्शन मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग सेलिंग करना। और क्यों करते हैं? एक बिजनेस में सामान का खरीदना और बेचना क्यों होता है भाइयों बहनों? क्योंकि हम लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग बिजनेस खोलोगे आप लोग प्रॉफिट कमाओगे, हम बिजनेस खोलेंगे हम प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, है कि नहीं? तो ट्रांजैक्शन मींस कि कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाए। बिजनेस हैज ए लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन, अभी तो बताया कि एक बिजनेस में बहुत से ट्रांजेक्शन होते हैं। एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए पर्सन, क्या करने के लिए? पर्सन याद रखने के लिए। हम लोग याद नहीं रख सकते इन सारे बातों को, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इंफॉर्मेशन, not possible to remember all the financial transaction and information. Transactions related to business have become so important that their proper recording is considered as a prime requirement of any business, and this record is regarded as बुक कीपिंग। क्या होता है बुक कीपिंग बताएंगे। यहां पे एक बात आपको यही पता चला जो अभी अभी हम लोग समझ रहे थे, ठीक है ना, आप मेरे साथ सुन रहे थे कहानियों को कि क्यों जरूरत पड़ा। तो क्यों जरूरत पड़ा कि हम लोग याद नहीं रख सकते, सीधी सी बात है, और अपने को फ्यूचर में एविडेंस भी चाहिए। और बात आता है कि इन सारे चीज की रिकॉर्डिंग कहां करते हैं हम लोग? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग होता क्या है, आइए देखते हैं आगे क्या होता है बुक कीपिंग। ये देखिए बुक कीपिंग दिख रहा है आपको। अब नाम से आपको समझ में आ रहा है बुक कीपिंग। आपके आसपास आप जब पढ़ रहे हैं मेरे साथ अभी, आपके आसपास जरूर कोई ना कोई किताब होगा, कॉपी होगा। तो बुक मीन्स तो वो किताब, या कह ले वो कॉपी अपना, ठीक है। तो वो मान लीजिए कॉपी है अपना, तो उस यहां पे कह रहा है बुक की कीपिंग, मतलब किताब को, कीपिंग मतलब क्या होता है? रखना। तो क्या किताब को रख लेना हो गया अकाउंटिंग? नहीं, यहां पे कह रहा है बुक में सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग को कीप करना, ठीक है। क्या कहा मैंने? जो अपने पास बुक है उसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, ताकि, तो इसी का नाम पड़ा बुक कीपिंग। कि बुक्स में जो बिजनेस के जो किताबें हैं, बिजनेस में भी आप लोग जानते हैं किताबें होते हैं, ठीक है ना, रजिस्टर होता है, तो उस रजिस्टर में प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखना बिजनेस के लेन देन का, तो इसी का नाम क्या हो गया? बुक कीपिंग। ट्रांजैक्शन को कीप करने की बात कर रहा, जिस किताब में ट्रांजैक्शन को कीप किया जाता है, रखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। आइए थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं इसमें आगे के बातों को कि क्या दिया हुआ है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। वही बताया आपको अभी कि अब जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर दी जाती है, उसी का नाम क्या हो गया? बुक कीपिंग, ठीक है। बुक में रिकॉर्डिंग को, ट्रांजैक्शन को कीप करना, रखना, ठीक है। किस तरीके से? सिस्टमेटिक तरीके से। किस तरीके से? सिस्टमेटिक तरीके से। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है? आपका सिस्टम कुछ अलग होगा, मेरा सिस्टम अलग होगा, तो इसमें आप सिस्टमेटिक तरीका क्यों कह रहे हैं, या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने को क्यों कह रहे हैं? ठीक है, पर्सन टू पर्सन सिस्टम तो डिफर करता है, आप लोग तो ये सोच रहे होंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है,
लेकिन अकाउंट्स में सिस्टम प्रॉपरली बना हुआ है, सीक्वेंस प्रॉपरली बना हुआ है, उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है अपने को। देखिए क्या सीक्वेंस बना हुआ है। एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन बुक कीपिंग, पहला क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाइंग, खोजेंगे। आइडेंटिफाई करना मतलब खोजना, सर्च करना। क्या खोजेंगे, क्या खोजेंगे यहां पे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, मतलब कि ऐसा ट्रांजैक्शन जो पैसे से संबंधित हो, ठीक है ना। लेन देन हुआ, गुड्स की सेलिंग हुई, परचेजिंग हुई, ये क्या हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ऐसे मतलब उस चीज को खाली आइडेंटिफाई करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपके और मान लीजिए कि वर्कर के बीच में, मान लीजिए वर्कर लेट आया और आपने उनको डांट दिया कि समय से आया करो, ये नहीं रिकॉर्ड करना है, ना ही इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, ठीक है ना। ये नहीं ना रिकॉर्ड करना है ना आइडेंटिफाई करना। अब कल को कोई कस्टमर आके कह दिया कि आपका तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था और समथिंग वगैरह, मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई ब्रांडेड मोबाइल है या समथिंग कुछ भी है, तो कहेंगे हम लोग, या कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए अपने से, तो हम लोग कहते नहीं है दुकानदार को जाके कि हाँ भैया आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। तो प्रोडक्ट अच्छा था, ये तो क्वालिटी बता रहे हैं हम, तो क्वालिटी को भी नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पे बोला है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, प्रोडक्ट अच्छा था तो आप हमसे कितने का प्रोडक्ट ले गए थे, बात उसकी बस करेंगे। प्रोडक्ट अच्छा था कि खराब था कि जो भी था, कि मतलब फॉल्ट था, उस चीज की रिकॉर्डिंग यहां पे नहीं आएगी अपने पास, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेना है, ऐसा ट्रांजैक्शन जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब पैसे वाले ट्रांजैक्शन, जिसका मतलब वही है कि गुड्स और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग वाले ट्रांजैक्शंस को आप आइडेंटिफाई कर लो। नेक्स्ट, मेजरिंग इन टर्म ऑफ मनी, रुपीस के टर्म में सब चीज को मेजर करते हैं हम लोग हैं भारतवासी, और हम लोग किस में मेजर करेंगे, रुपीस के टर्म में। कहा जा रहा है कि मेजर करो, मतलब सबको मेजर करने के लिए कॉमन डेनोमिनेशन है, और अपने यहां कौन सा कॉमन डेनोमिनेशन है, रुपीस है, ठीक है ना। तो रुपीस में क्या करेंगे हम लोग, रुपीस में मेजर करेंगे भैया, और क्या। फाइनेंशियल लो, ये पैसे वाला ट्रांजेक्शन हुआ। मैंने कहा सेलिंग और परचेजिंग हुई आपको, अब पूछेंगे ना बताओ कितने की हुई, कितने की हुई, तो आ गया मेजरमेंट की बात, है ना। हम कहेंगे कि आपके यहाँ का 1 लाख रुपए का सेल हुआ और 40,000 का आपने सामान खरीदा, 50,000 का सामान खरीदा, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड मेजरिंग, यानी कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि कितने का। जब जैसे ही हम लोग बोलते हैं कितने का, तो वो मेजरमेंट की बात आ गई। और हमारे भारत में मेजरमेंट के लिए कौन सा करेंसी है, अपना भारतीय रुपए, रुपीस, ठीक है। चलिए, मिल गया कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, गुड्स और सर्विसेज की लेन देन कौन कौन से जगह पे हुई है, कौन कौन से दिन पे हुई है, मिल गया। उसका मेजरमेंट कर लिया मैंने, कितने का। अब सब पता चल गया। जब पता चल गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है और कितने का है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है ना। बात आ गई रिकॉर्डिंग की। तो रिकॉर्डिंग जहां करते हैं उसको जर्नल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जर्नल। जे वाला जर्नल, जी वाला जनरल नहीं, जर्नल की बात हो रही है। अच्छा, जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। अभी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी जितना आ रहा है देखते जाइए। तो रिकॉर्डिंग कहाँ पे करोगे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जर्नल। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब हो गया कि जहां ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। लगता होगा ना कि ओरिजिनल क्या है, तो क्या लोकल भी कोई होगा क्या, बिल्कुल नहीं। लोकल ओरिजिनल की बात यहां पे नहीं हो रही है। ओरिजिनल का मतलब जहां पे रिकॉर्डिंग पहली बार की जाती है। तो कहां पहली बार की जाएगी, जर्नल में, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग हो गया, ये क्या है, क्लासिफाइंग, इसको पोस्टिंग भी कहते हैं। तो जरा से देखिए, इसको समझते हैं थोड़ा सा कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए, बिजनेस में होते हैं बहुत तरीके के ट्रांजेक्शन, लेकिन ये भी तो है कि ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं सिमिलर नेचर वाले भी होते हैं, है ना। आज आपके शॉप में सेलिंग परचेजिंग हुई तो कल भी तो होगी, परसों भी तो होगी, ठीक है, हर रोज होगा, है कि नहीं। आज अगर आपने बैंक में चेक काटा पेमेंट करने के लिए सप्लायर को, तो आप कल भी काट सकते हो, आप परसों भी काट सकते हो। उसी प्रकार से कोई कस्टमर आपसे उधार का सामान लेके गया था, आज लेके गया था, तो हो सकता है कल भी लेके जाए, परसों भी लेके जाए।
सिमिलरली अगर वो फिर पेमेंट करेगा कुछ दिन बाद, तो जो जो उधार में लेके जाता है सामान वो कभी ना कभी तो पेमेंट करेगा। यानी एक बात क्या समझ में आया कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते तो हैं बहुत सारे, लेकिन रिपीटेड फॉर्म में होते हैं, सिमिलर नेचर के होते हैं। तो क्लासिफाई करने का मतलब, अब आप मान लीजिए आपको मैंने एक बहुत बड़ा सा रजिस्टर थमा दिया, मैंने कहा कि ढूंढिए कि इस महीने का कितना परचेज हुआ। अब पता चला आप टिक मारते जा रहे हो, टिक मारते जा रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हो गया, देरी। तो अकाउंट्स तो कहता ही है कि भैया सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करो। तो क्यों ना हम लोग सिमिलर नेचर वाले चीजों को एक साथ कर दे। परचेस अलग कर दो, जितना टोटल परचेस हुआ है परचेस को अलग कर दो, जितना सेल हुआ है सेल को अलग कर दो, जितने कस्टमर उधार में सामान लेके गए हैं उसको अलग कर दो। जो कस्टमर उधार में सामान लेके जाते हैं उनको डेटर्स कहते हैं, DEB। क्या कहते हैं, डेटर्स। क्या कहते हैं, डेटर्स। डेटर मतलब क्या हो गया, डेटर मतलब हो गया जो सामान उधार में लेके जाते हैं। डेटर वर्ड डिबायर वर्ड से आया है, ठीक है ना, डिबायर वर्ड से आया है, ये एक लेटिन वर्ड है। उसी तरीके से क्रेडिटर, जिससे आप सामान उधार में लेते हो उसको क्या कहते हैं, उसको क्रेडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्रेडिटर भी लेटिन वर्ड से आया है, जिसको लेटिन वर्ड में क्रेडर, ठीक है ना, क्रेडर कहते हैं, CREDER, क्रेडिट। यह सब आएगा आगे बाद में, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को एक ओवरव्यू दे रहे हैं हम। तो यानी कि एक बात समझ में आया कि कुछ उधार वाले होंगे, उधार सामान लेने वाले, उधार मतलब जो हमसे उधार ले जाए या जिससे हम उधार में लिए हैं। तो ऐसे में आ गया डेटर और क्रेडिटर, जिससे आप सामान उधार में लेते हो तो वो आपके लिए क्रेडिटर, लेनदार, और डेटर मीन्स देनदार हिंदी में अगर बात कहे तो। यानी डेटर को अलग कर लो, क्रेडिटर को अलग कर लो, ठीक है। उसी प्रकार से कैश परचेस, कैश सेल को अलग कर लो, ठीक है ना। देन उसी प्रकार से बैंक वाले ट्रांजैक्शन को अलग कर लो। तो बहुत से बातें होते हैं, बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं। तो कहा जाता है कि क्यों ना जो सिमिलर नेचर वाले ट्रांजैक्शन है उसको अलग कर लिया जाए। अलग करने का फायदा यह है, आप तुरंत, मैंने आपको पूछा कि बताओ बैंक बैलेंस कितना है, तुरंत आप बता दोगे कि बैंक में इतना पैसा निकाला और बैंक में इतना पैसा रखा है कि नहीं। आप लोगों के लिए भी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है ना। फिर हम लोग बैंक में जाते कहते कि बैंक का एक स्टेटमेंट दीजिए या पासबुक अपना प्रिंट करवाते, क्यों, क्योंकि तुरंत पता चल जाता है, देखे कि कितने पैसे बैंक में मैंने डाले और कितने पैसे बैंक से मैंने निकाले, दैट इज डेबिट बैलेंस हुए बैंक से। तो तुरंत पता चल जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से अकाउंट्स में भी कि सारे ट्रांजैक्शन को अलग अलग कर लो, ठीक है। परचेस को अलग, सेल को अलग, बैंकिंग ट्रांजैक्शन अलग, और जो भी है, ठीक है ना, और कोई भी है, सेल परचेस रिटर्न अलग कर लो, सेल्स रिटर्न अलग कर लो, ठीक है, सबको अलग कर लो। अलग करके उसका एक अलग अकाउंट बना लो। क्या कहा, अलग करके एक अलग अकाउंट बना लो। और अलग अलग अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन मींस ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन का मतलब आप ग्रुपिंग भी कह सकते हो। तो अलग अलग अकाउंट्स का ग्रुप बना लेने को ही कहते हैं लेजर बनाना, ठीक है। अलग अलग अकाउंट के ग्रुप को अलग अलग अकाउंट के ग्रुप को बना लेंगे और उसी को हम लोग कहते हैं लेजर। लेजर में होता है पोस्टिंग का काम। नेक्स्ट, फीचर ऑफ बुक कीपिंग देख लीजिए। फीचर, प्राइमरी स्टेज मतलब सबसे पहला काम यही होता है। ट्रांजैक्शन हुआ भाई, सबसे पहले क्या काम करेंगे भाई, ट्रांजैक्शन हुआ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सा है, मेजरमेंट किया, रिकॉर्ड किया और सिमिलर नेचर वाले को अलग कर दिया। तो पहला काम तो यही है अपना करना, इसीलिए बुक कीपिंग क्या है, फर्स्ट स्टेज। सेकंड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, बात कर ही रहे हैं उसकी, ठीक है ना। पहले आइडेंटिफाई करोगे तभी उसको मेजर करोगे, जब मेजर हो गया तो रिकॉर्ड कर लो, और जब रिकॉर्ड हो गया तो छांट लो कौन सा सिमिलर नेचर वाला है। जब रिकॉर्ड हो गया तो छांट लो कौन सिमिलर नेचर वाला है, दैट इज लेजर हो गया। देन उसके बाद फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज रूटीन एंड क्लेरिकल। रूटीन रोज रोज करना पड़ता है, ठीक है ना, रोज वाले काम है ये सब। रोज सेल होगा, रोज परचेज होगा, रोज उधार लेने वाले होंगे, रोज उधार देने वाले होंगे, तो रोज वाले काम है। क्लेरिकल नेचर नॉर्मल लोग कर सकते, क्लर्क लोग, जो ऑफिस वगैरह में आप लोग क्लर्क लोग देखते हो ना, तो क्लर्क लोग इसके लिए काम करते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा अपने को नॉलेज की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सीए करके आप आ गए और मैंने आपको लगा दिया बुक कीपिंग के काम को, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा।
ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। नॉर्मल क्लर्क लोग ही इसको परफॉर्म कर सकते हैं, लिमिटेड नॉलेज हो तो भी चलेगा। परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, देख ही रहे हैं वही लिखा हुआ है, हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। कैसा नॉलेज? लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। बुक कीपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल स्किल? एनालिटिकल मतलब अपने को एनालाइज नहीं करना है, आपको बुक की रिकॉर्डिंग करके ये नहीं बताना है। आप तो हो क्लर्क, ठीक है ना, बुक कीपिंग आप नहीं हो। मान लीजिए कि क्लर्क, हम लोग बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क क्या कहेगा? क्लर्क रिकॉर्ड करके कहेगा सर ये आपका रिकॉर्डिंग है, मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया, मैंने पोस्टिंग कर दिया, ठीक है। तो आपका काम इतना ही है। एनालिटिकल मतलब आप अपने को ये नहीं बताना है कि आपका जो रिकॉर्डिंग है वो देख के लग रहा है कि आप उधार ज़्यादा ले रहे हो, आपके कस्टमर पैसे नहीं दे, आपके जो कस्टमर है वो पैसा देने में देरी कर रहे हैं, कल को आपका सेल बढ़ेगा कि घटेगा, ये सब बताने की आवश्यकता हरगिज नहीं है। जो क्लर्क है बुक कीपिंग का काम कर रहा है उसको बिल्कुल ये सब चीज़ एनालाइज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि अपना एनालाइज मतलब फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगा या फ्यूचर में क्या होगा और इस बिजनेस के साथ, ये बताने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो नॉट पोजेस, आपको एनालिटिकल स्किल नहीं होने चाहिए, आपका नॉर्मल स्किल होना चाहिए कि आपको रिकॉर्डिंग करने का आना चाहिए। ये तो हो गया बुक कीपिंग के बारे में। अब आपको हम ले चलते हैं कौन से दुनिया में? अकाउंटिंग की दुनिया में, कि अकाउंटिंग क्या होता है। जब बुक कीपिंग ही यही होता है तो अकाउंटिंग क्या होता है? तो अकाउंटिंग से पहले हम लोग बात करते हैं कि अकाउंट क्या होता है। आपके बैंक में खाता होगा, ठीक है ना, अकाउंट होगा। आपके मदर का, आपके फादर का या घर के किसी भी सदस्य का बैंक में खाता तो सबका होता है आज के समय में अकाउंट। तो अकाउंट क्या होता है? किसी भी पर्सन का, किसी भी उस अकाउंट में होता क्या है? उस पर्सन का जिसके नाम पे खाता खोला गया है, यानी कि उस पर्सन ने जितने भी लेन देन किए, जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किए, उसकी रिकॉर्डिंग, यही ठीक है ना, यही होता है। अकाउंट का मतलब क्या होता है? सपोज आपने एसबीआई में जाके अकाउंट खोला, तो आपको जो पासबुक मिलता है उस पासबुक में होता क्या है? पूरा आपका इंफॉर्मेशन होता है। आपका इंफॉर्मेशन मतलब आपने कितने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, लेन देन किए बैंक के साथ, वही होता है। तो अकाउंट मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का या उसी तरीके से कंपनी का अकाउंट होता है, फर्म का अकाउंट होता है, यानी कि किसी भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन का पूरा का पूरा मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। क्या कहा? किसी पर्टिकुलर पर्सन का, किसी पर्टिकुलर फर्म का, कंपनी का पूरा मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड क्या होता है? अकाउंट होता है, ठीक है। तो अकाउंट इज ए प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एनी सेपरेट पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन इन ए समराइज्ड फॉर्म, ठीक है। वही बात है कि अकाउंट मतलब जहां पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का पूरा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, उसके साथ कितने लेन देन हुए हैं, उन सब का एक साथ एक जगह समराइज वे में रिकॉर्ड होना, ठीक है। हम कहते हैं मेरा अकाउंट है, यानी मैंने जितने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किए उसमें वो सारे चीजें रिकॉर्ड होंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आप लोग का अकाउंट। अब देखिए अकाउंट का अगर लिटरल मीनिंग होता है टू काउंट, गिनना, टू काउंट, कितने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किए, वही तो सब रिकॉर्ड होते हैं। आप बैंक में जाते हो, कहते हो कि पासबुक मेरा प्रिंट कर दीजिए, पासबुक में निकल के आता है प्रिंट होके कि एक महीने में आप कितना लेन देन किए, वो सब क्या होता है, वो काउंटिंग होके प्रिंट होके आ जाता है। तो अकाउंट का लिटरल मीनिंग जो होता है कि टू काउंट, गिनना कि कितने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर पर्सन ने किए हैं, ठीक है ना। अब अकाउंट जो होता है टी शेप में होता है, ये आप लोग देख रहे हो टी शेप, राम अकाउंट है, घनश्याम अकाउंट है, कंप्यूटर अकाउंट है, ठीक है। तो अकाउंट जो बनता है वो टी शेप, इधर अपना लेफ्ट हैंड वाला साइड होता है डेबिट और क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। क्या होता है ये डेबिट क्रेडिट, बाद में बात करेंगे। तो ये दो साइड होता है, मतलब एक साइड डेबिट होता है, दूसरे साइड क्रेडिट होता है, ठीक है ना। सभी के लिए, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो, उसका लेफ्ट हैंड साइड, बायां हाथ, आप अपने कॉपी में लिख रहे हो तो आपका जो बायां हाथ होगा लेफ्ट हैंड, वो आपका डेबिट साइड होगा, आपका दाहिना हाथ राइट क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। तो क्या होगा वो सब तो हम लोग बाद में बात करेंगे जब इसके रूल्स को पढ़ेंगे, गोल्डन रूल्स को। अभी देखिए, अब बात करते हैं अकाउंटिंग की, ठीक है। अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग होता क्या है।
तो अकाउंटिंग कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है एक आर्ट है। अच्छा, एक पॉइंट और जो फेमस वाला पॉइंट है एक अपना, अकाउंटिंग स्टार्ट, अकाउंटिंग स्टार्ट, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। सुना होगा, हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स तो सुने होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अब जो और किसी स्ट्रीम के अगर है या आप सुने हैं तो आप भूल गए हैं, तो आज इसका पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि असल में होता क्या है, क्यों ये बात कहता है कि अकाउंटिंग वहीं से शुरू होगा जहां बुक कीपिंग की खत्म होगी, बुक कीपिंग खत्म होगा, क्यों ये बात कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्यों कहा जाता है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का मतलब, अकाउंटिंग एक कला है, आर्ट मीन्स कला, ठीक है। किस चीज का कला है? बुक कीपिंग तो होता है, ये बुक कीपिंग तो पता है अपना क्या होता है, ठीक है। बुक कीपिंग के साथ साथ इस अकाउंटिंग में क्या आ गया? समराइजिंग, इंटर एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन, ये चीज मिल जाता है जब, ठीक है। ये सारे के सारे सब जब चीज मिल जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? इसी को हम लोग अकाउंटिंग कह देते हैं। तो अकाउंटिंग मतलब क्या हो गया? अकाउंटिंग एक कला है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing, analyzing and interpretation and communication, ठीक है। यही होता है। आप लोग डेफिनेशन सुने होंगे कि अकाउंटिंग एक कला है। कैसा कला है? रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, उसको समराइज करने का, देन उसको एनालाइज करने का, और फिर उसके जो रिजल्ट है उसको कम्युनिकेट करने का उन पार्टीज को, उन पर्सन्स को जिसको कि इसका रिजल्ट जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण है उनके लिए, ठीक है। तो अकाउंटेंसी एक कला है इन कामों का, यानी कि बुक कीपिंग के साथ कुछ काम और जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं समराइजिंग का काम प्लस एनालाइजिंग का काम, एनालाइजिंग का काम और कम्युनिकेशन का काम, इन सबको मिला के क्या बनता है अपना? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक नॉर्मल बात क्या हो गई, आएगा नहीं डेफिनेशन, ठीक है ना। अकाउंटिंग एक कला है जिसमें कि रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है, एनालिजिंग होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब सुन लीजिए बात कि इन सब का आप लोगों को इसका मतलब तो पता है कि रिकॉर्डिंग यानी कि जर्नल, अभी आप देख के आ रहे हो मेरे साथ। क्लासिफाइंग का काम, क्लासिफाइंग मतलब पोस्टिंग कहते हैं, मतलब अलग अलग जो सिमिलर नेचर वाले अकाउंट्स है उसको अलग कर लो। समराइजिंग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस बनाना, जहां समराइज करना मतलब कि जितने अपने बिजनेस में जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुए हैं, जितने भी फाइनेंशियल नेचर वाले ट्रांजैक्शन हुए हैं, या जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, उन सारे अकाउंट्स का एक समरी। आप लोग जैसे स्टोरीज पढ़ते हो तो स्टोरीज के एंड में समरी दिया होता है। जैसे आप लोग इंग्लिश का कोई भी नॉवेल पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, तो उसके स्टोरी के बाद क्या दिया होता है? समरी दिया होता है। तो समरी मतलब क्या होता है? समरी मतलब कि जितने उस कहानी में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बातें हैं, वो सारा का सारा एक साथ शो हो जाता है। उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस को भी क्या कहा जाता है? ट्रायल बैलेंस में समराइजेशन ऑफ अकाउंट्स होता है। मतलब जितने भी अकाउंट्स आए, जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, जितने भी पर्सन, पार्टी, कंपनी कुछ भी इन्वॉल्व हुआ है, और जिन जिन का अकाउंट मैंने बनाया है बिजनेस में, उन सब का टोटल समरी, उन सारे के सारे अकाउंट्स का एक टोटल समरी। क्या समरी देगा उसमें देगा कि कौन से अकाउंट में कितना पैसा है। सीधी सी बात है, कौन से अकाउंट में कितना पैसा है। और हर अकाउंट में पैसा होना कुछ ना कुछ मीनिंग दर्शाता है। जैसे क्रेडिटर के अकाउंट में पैसा है यानी कि उतना पेमेंट क्रेडिटर को करना है ना। डेटर के अकाउंट में कितना पैसा है? सपोज 50,000, यानी अभी हमको अपने कस्टमर से 50,000 लेने हैं, ठीक है, वसूलने हैं, समझ लीजिए। और क्या? उसी प्रकार से बैंक बैलेंस, बैंक में कितना पैसा है। कैश इन हैंड, अपने पास कैश कितने बचे हुए। कैश इन हैंड मतलब अपने पास कितने पैसे बचे हुए, ठीक है। तो हर एक अकाउंट कुछ ना कुछ मतलब बताता है उसमें जो भी बैलेंस है। तो इसी को कहते हैं हम लोग समराइजेशन, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस तो समराइज कर दिया। देन उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो करते हैं, डायरेक्ट इनकम को शो करते हैं, और उससे आता है अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है पता चलेगा क्या ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट निकालने का काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। देन उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमको क्या बताता है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग एक अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट है, बैलेंस शीट ये कोई अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये अकाउंट नहीं होता है, आप लोगों को याद रखना है। तो बैलेंस शीट क्या बताता है, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसको बताता है बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो इतने काम होते हैं अपने अकाउंट्स में। और समराइजिंग के बाद आप लोगों ने देखा कि एनालाइजिंग। सर एनालाइजिंग क्या होता है, एनालाइज करते हैं चीज़ों को, रिजल्ट को, कि अपना परफॉर्मेंस कैसा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। और एनालाइजिंग के लिए हम लोग बहुत से टूल्स यूज करते हैं। आप लोगों ने टूल्स का नाम सुना होगा। टूल्स देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कॉमर्स वाले पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे अभी अपीयरिंग वाले स्टूडेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल अकाउंट मिला है उसका एनालाइज करो। तो इसमें आप लोगों ने रेशियो को पढ़ा होगा, ठीक है ना। कौन कौन सा रेशियो पढ़ा होगा आप लोगों ने, लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा होगा जिसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो पढ़ा होगा। फिर उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ा है आप लोगों ने। देन एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो पढ़ा है आप लोगों ने। फिर उसके बाद आप लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ा है। तो इन सारे रेशियोज में हम लोगों को जो जो कंपोनेंट्स है इसके रेशियो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, वो सारे के सारे रेशियो मतलब बताते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो कि आपका जो प्रॉफिट आया वो सेल का कितना परसेंट है, कितना सेल करके आप उतना प्रॉफिट कमा पा रहे हो, या आपके सेल में आपका कितना फायदा छुपा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वही बात है कि अपने सेल में कितना मतलब कितना सेल करके हम ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हैं, या ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंटेज है अपने सेल्स का। ठीक है ना। या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि कितना सेल करके हम कितना परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है एनालाइज करने का काम, यही होता है एनालाइज करने का काम। तो एनालाइजिंग का काम किसमें कर, एनालाइजिंग का काम करते हैं। अब जब एनालाइज हो गया तब आप कम्युनिकेट करोगे, ओनर हो गए या बैंक हो गए जिससे आपको लोन लेने हैं, मान लीजिए लोन लेने हैं कल के दिन। ठीक है। क्रेडिटर आपका जो उधार देने वाला आपको जो सामान है, क्रेडिटर आपको उधार क्यों देगा, जब आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा, जब आपका बिजनेस का पोजीशन अच्छा होगा। बिजनेस का पोजीशन बैलेंस शीट को करने के बाद आजकल का जो ट्रेंड है एनालाइज करने वाला, पहले बैलेंस शीट देख के बता देते थे हम लोग तुरंत, लेकिन आज का जो ट्रेंड है तुरंत नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट के बाद एनालाइज करके भी बताओ अपने को। ठीक है, कि क्या क्या करंट रेशियो का क्या रेशियो है, फिक्स एसेट्स का क्या रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ठीक है। तो बहुत सी चीजें होते हैं जिसको आप लोग आगे भी स्टडी करेंगे। और कम्युनिकेट करना मतलब जो भी अपने बिजनेस में पार्टीज है जिसको मतलब है बिजनेस के परफॉर्मेंस से, उसको बता दो भैया। ये देखिए यहाँ पे सारा चीज वही दिया हुआ है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एनालिसिंग एंड इंटरप्रिटेशन, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज एनालिसिस। तो इन सारे एनालिसिस का हम लोग मतलब एनालाइज करने के लिए ये सारे हथियार आप लोग अपनाते हैं। ठीक है, ये सारे हथियार हम लोग अपनाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अकाउंटिंग। हाँ, ये तो मैंने यहां पे भी लिख दिया है आप लोगों के लिए, अभी पीछे भी आप लोगों को बता ही दिया पिछले वाले स्लाइड में भी। बात करते हैं अकाउंटिंग का जन्म कहां से हुआ, किसने कहा कि अकाउंटिंग करना भी जरूरी है। ठीक है ना, किन्होंने कहा। ये देखिए आप लोगों के सामने पिताश्री बैठे हैं, किनके, ना हमारे ना आपके, किनके बैठे हैं, अकाउंटिंग के पिताश्री है। ये क्या नाम है इनका, लुकास पैसियोली। क्या नाम है, लुकास पैसियोली। ये है पिताजी अकाउंटिंग के। ठीक है। तो आपको बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में पूछेगा कि अकाउंटिंग के पिताजी कौन है, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो अपना उत्तर क्या होना चाहिए, लुकास पैसियोली। तो आइए अब इस सुंदर से चेहरे को आप लोग देख लिए हैं कि लुकास पैसियोली जी है, ये पापा है किनके, अकाउंटिंग के। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले कि क्या काम ये करके चले गए
कि ये पापा बन गए अकाउंटिंग के और इनको आज भी हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, इवन कि बीएचयू बीकॉम देने जा रहे हैं तब पर भी पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखते देखिए, फादर ऑफ अकाउंटिंग लुकास पैसियोली कहाँ के थे? देखिए कहाँ के थे, भारत के नहीं थे, ठीक है, भारत के नहीं थे, वेनिस सिटी के थे। और वेनिस सिटी कहाँ पे है? इटली में है। कहाँ पे है? इटली में है। बात पता चल गया। पूछा जाता है सवाल, फादर ऑफ अकाउंटिंग लुकास पैसियोली। ऐसे भी पूछा जाता है कि अकाउंटिंग कहाँ पे इसका वो हुआ था, ओरिजिन, अकाउंटिंग का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? इटली में ही हुआ था, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि पैसियोली जो है, पापा जी जो है, वो क्या क्या काम किए हैं। तो देखिए, इन्होंने ही रोट फर्स्ट बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नेम, इन्होंने किताब लिखा था, क्या नाम है? ये इटली वर्ड इन्होंने इटालियन में ही लिखा था, इसीलिए वर्ड आपको इंग्लिश में नहीं दिख रहा है, ये इटालियन नाम है। सुमा दी अर्थमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनलिट, ठीक है ना, ये नाम है पूरे इनके किताब का। क्या नाम है? सुम्मा दी अर्थमेटिका प्रोपोर्शनलेट, ठीक है। कब पब्लिश हुआ है? 1494 को। ये भी पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि कब आपका बुक कीपिंग आया था। तो बुक कीपिंग कब आया था? पहली बार 1494 को आया था, ठीक है। तो नाम आप लोग देख लीजिए, सुमा डी स्क्रिप्ट होगा, डीई होगा, ठीक है ना। सुमा दी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनेटा, ये पब्लिश हुआ था 1494 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ दिस सेक्शन, अच्छा सुनिए, ये जो किताब है ये अकाउंटिंग का किताब नहीं था, ये मैथमेटिक्स का किताब था। ये किसका किताब था? मैथमेटिक्स। देखिए, अब मैथमेटिक्स के किताब लिखने के बावजूद तब पर भी क्या बन गए? फादर ऑफ अकाउंटिंग बन गए, ठीक है। तो कितने बड़े क्रांतिकारी थे ये भी, है ना। तो आप लोग भी कुछ क्रांतिकारी करिए अपने लाइफ में, कि ऐसा ही हो कि लिख रहे हैं मैथमेटिक्स का किताब और फिर भी बन जा रहे फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए, इनका जो ये बुक था मैथमेटिक्स का था, और लेकिन इस बुक में एक सेक्शन था, एक पार्ट था, जिस पार्ट का नाम था पर्टिकुलरिस डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज। ये जो एक चैप्टर था, ये जो एक पार्ट था इस किताब के अंदर, इसी पार्ट में ही इन्होंने बुक कीपिंग की चर्चा की थी। क्या किया था? इसी पार्ट में ही इन्होंने बुक कीपिंग की चर्चा की थी, जो कि आज तक फेमस है। और फेमस ही नहीं है, बल्कि ये कौन है? पापा हैं अकाउंटिंग के। ये बुक वैसे तो नहीं पूछा जाता है पब्लिशर, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान रख लीजिए। और क्या, वैसे पूछेगा नहीं कि ये पब्लिशर कौन था बुक का। पेगानिनी वेनिस, इस बुक का जो छापा था उस पब्लिकेशन का नाम क्या था? पेगानिनी। और ये पेगानिनी में वेनिस शहर के ही है, वेनिस शहर का ही ये पब्लिकेशन है। ये बुक जो है 615 पेज का था। और क्योंकि ये आप लोग देख रहे हैं ये इटालियन लैंग्वेज में, तो इस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था बाय ह्यूज ओल्ड कासल द्वारा 1544 में। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। इस बुक का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था, किन्होंने किया था? ह्यूज ओल्ड कासल जी ने किया था 1544 में। चलिए, तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। पापा जी के चेहरे को एक बार देख लीजिए अच्छे से, और क्या क्या मैंने बता दिया आप लोगों को कि इन्होंने क्या क्या काम किए, कितने महत्वपूर्ण काम करके चले गए ये। तो उस काम को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और कॉपी में नोट डाउन ना करना भूले, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आप बता रहे तो सारा चीज़ याद रह जाएगा। हाँ, याद रह जाएगा। तो अपना अकाउंटिंग वाला जरा याद कर लीजिएगा बातों को। इतने सारे सब्जेक्ट है, सारे चीज़ को कैसे याद रखेंगे? याद तो हो जाएगा, लेकिन जब वो लिखेंगे, तो जब लिखेंगे तभी याद रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स आप लोग भी बनाते रहिए इसके। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे बुक कीपिंग का फीचर था, वैसे अपना अकाउंटिंग का भी फीचर है। अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है, ठीक है। आर्ट और साइंस मतलब एक कला तो है ही, और एक साइंस भी है। साइंस मतलब कुछ ना कुछ थ्योरी है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन है, जिसके आधार पर अकाउंटिंग का काम करना पड़ता है। कुछ नियमों का पालन करके ही तभी आप अकाउंटिंग करोगे, और नियमों का पालन कर लिया उसके बाद आपका कला बताएगा आप कितने अच्छे से नियम को पालन करते हुए आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, दैट इज अकाउंटिंग कर रहे हो। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अच्छे से पता
पता है, ये इसको तो जानना ही नहीं है। रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी समझ लिया। अकाउंटिंग इज ए प्रोफेशन, अकाउंटिंग जैसे बुक कीपिंग एक क्लर्क लोग कर सकते हैं, अकाउंटिंग ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग के लिए हायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशनल नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप लोग सीए कह लो, ठीक है ना, सीए का नॉलेज होना चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट। अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल बात यही आ गया। वहां पे क्या था, एनालाइज नहीं करना था, यहाँ पे एनालाइज करेंगे। अभी आपने देखा ना, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, हथियार का इस्तेमाल करेंगे और तब बताएंगे कि आगे का परफॉर्मेंस भविष्य में देखिए क्या होगा आपके साथ। आपका फाइनेंशियल जो फाइनल अकाउंट है मैंने एनालाइज कर लिया विथ डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। एंड व्हाट आर दैट टूल्स, एक बार फिर से मेरे साथ आप लोग बोलिए, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ब्रेक इवन पॉइंट, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारे के सारे आपके हथियार है जिसके मदद से हम लोग एनालाइजिंग का काम करते हैं। तो अकाउंटिंग ऑब्वियस सी बात है एनालाइज करता है, फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज, सही बात है, प्राइमरी तो बुक कीपिंग है, उसके बाद ही तो सेकेंडरी स्टेज में क्या आ रहा है, अकाउंटिंग आ रहा है, लिख दिया यहां पे भी वही बात। चलिए नेक्स्ट, लिमिटेशन, कुछ खामियां भी है। क्या है देखिए खामियां अकाउंटिंग के, नो रिकॉर्ड ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अभी बताया था ना आप लोगों को स्टार्टिंग में कि कस्टमर आप मतलब मान लीजिए कोई इंप्लॉय है, आपने डांट दिया कि देर से आया, तो या कोई कस्टमर का कह के गया, रिव्यू दे के गया कि नहीं आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये सब क्वालिटेटिव नेचर है, ठीक है, और इसको हम लोग पैसे में नहीं मेजर कर सकते हैं। बेस्ड ऑन कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, कुछ कंसेप्ट वही, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, कुछ कंसेप्ट है, कुछ कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना, कन्वेंशन जिसको जो पहले से चले आ रहे, रीति रिवाज जिसको हम लोग कहते हैं, तो कुछ रीति रिवाजों पर भी ये बेस्ड है। तो जो रीति रिवाज है वो रियलिस्टिक तो नहीं होता है, तो इसीलिए कहा गया है कि कंसेप्ट और कन्वेंशन पे, रीति रिवाजों पर भी चलता है, ठीक है, तो इसीलिए ये रियलिस्टिक नहीं है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये तो बता दिया आप लोगों को। देन नो रिकॉर्ड ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल ड्यू टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बताएंगे सबकी कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी के लिए आप लोग याद रखिएगा कि अकाउंटिंग में जो करंट प्राइस है, प्राइस लेवल की जो चेंजेस होती है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करती है, ठीक है। आप एक बार अगर रिकॉर्ड कर लिए, मान लीजिए कि आप अपने बिजनेस में कंप्यूटर खरीद के लाए, आप मशीनरी खरीद के लाए, आप लैपटॉप खरीद के लाए, लेकिन जिस दिन जो आप खरीद के लाए हो जितने प्राइस का, सपोज आप एक लैपटॉप खरीद के ला रहे हो 50,000 का, तो आप तुरंत अपने बिजनेस में आके उसकी रिकॉर्डिंग करोगे 50,000 का। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए कल को उसका दाम 55,000 हो गया तो आप भी फिर 50,000 को काटोगे और लिखोगे नहीं हम तो 55,000 रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं चलता है, ऐसा हरगिज नहीं चलता है, ठीक है। जितने का खरीद के लाया उतने का ही रिकॉर्ड करता है ये, इसीलिए कहा गया कॉस्ट कौन से, मतलब मूल्य, कॉस्ट, जितने का लाए हो उतने का ही रिकॉर्ड करो। नो रिकॉर्ड ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट, मतलब भविष्य में कोई प्रॉफिट, देखिए यही सब कन्वेंशन है, रीति रिवाज है। कहते हैं ना कि भविष्य में कोई अगर प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर के प्रॉफिट को हम लोग नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर पता चल गया कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाले हैं तो उसके लिए आज से क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। एग्जाम आने वाले हैं बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस का, तो आप अभी से तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप लोग अगर आपको पता है कि अगर हम मेहनत कर लेंगे तो हम लोग फर्स्ट रैंक पे आ जाएंगे, टॉप 10 में आ जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग नहीं तैयार, मतलब उसके लिए हम लोग अभी से, मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई हम लोग पार्टी कर रहे, कुछ कर रहे, अभी से पार्टी कर रहे हैं क्या फर्स्ट रैंक आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं कि कल को मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना है और क्रैक करके आना है, ठीक है। तो जो भविष्य में करना है एक्शन, उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, ना कि भविष्य में कोई अगर जैसे क्रैक करके फर्स्ट रैंक आ गया तो आप क्या पार्टी के लिए कल कह रहे हो क्या चलो कल पार्टी है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। तो बिजनेस भी वही बात है कि यहां पे प्रॉफिट का, फायदे का नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, भविष्य में होने वाले फायदे का, भविष्य में होने वाले फायदे की रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है, लेकिन लॉस की रिकॉर्डिंग करेंगे। और ये किस आधार पे है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये एक जो रीति रिवाज है कंजर्वेटिज्म वाला, उसी के आधार पर ये चलता है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, बहुत कभी कभी ना, मतलब कि जो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि एक्चुअल पोजीशन को ना दिखा के कोई और पोजीशन शो करना। अब मान लीजिए कि बिजनेस का पोजीशन खराब है कोरोना वायरस के कारण, तो कैसे अपने बिजनेस का पोजीशन
मतलब एक नकली वाला पोजीशन शो कर दो ताकि बाहर वाले हमको लोन दे दे, है ना। अब अपने को तो चाहिए लोन, कोरोना वायरस से मेरा बिजनेस पड़ गया है ठप, तो हमको तो चाहिए लोन, तो क्या करें हमको चाहिए पैसे। तो विंडो ड्रेसिंग मतलब कि अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की मैनिपुलेशन करना और उसको एक बेटर फॉर्म में शो करना ताकि बाहर वाले आप पे ट्रस्ट करके आप पे रिलाई करके आपको लोन दे दे या समथिंग, जो भी आपको उधार में सामान सप्लाई कर दे, ठीक है ना। तो कुछ भी अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग, सीधी सी बात है भैया। आप क्या हो, आप तो पुराने रीति रिवाज पे चल रहे हो, आप तो करंट प्राइस को नहीं देख रहे हो, तो कैसे आप फॉरकास्टिंग मतलब कि फ्यूचरिस्टिक, ठीक है ना, मतलब भविष्य में क्या होगा उसको देखना, तो फ्यूचरिस्टिक तो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग, क्योंकि अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है प्रीवियस रिकॉर्ड, मतलब कॉस्ट प्राइस का, पुराने दामों का करंट प्राइस को रिकॉर्ड नहीं करता है। जब आप करंट चीजों को नहीं लेके चलोगे तो कैसे आप फ्यूचर को फॉरकास्ट कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, आइए अकाउंटेंसी। हम लोगों ने सीख लिया बुक कीपिंग, हम लोगों ने यह भी जान लिया कि अकाउंट क्या होता है, किसी एक पर्सन का, किसी एक इंस्टीट्यूशन का जितने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका एक जगह समराइज फॉर्म में मौजूद होना अकाउंट। हम लोगों ने देख लिया अकाउंटिंग क्या होता है। अब बात आता है अकाउंटेंसी का। तो सीधे शब्दों में सुन ले स्टूडेंट्स मेरे, कि सीधे शब्दों में आप ये जान लीजिए कि अकाउंटेंसी मतलब जिसमें कि अकाउंटिंग करने का नियम बताया है। क्या बोला मैंने कि अकाउंटेंसी का मतलब है कि जिसमें वो सारे रूल्स, वो सारे रेगुलेशन, वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे थ्योरीज दिए हैं जिसको आधार पे रख के हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं, ठीक है। देखिए, अकाउंटेंसी कवर ऑल दोज रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, ठीक है। उन सारे रूल्स, रेगुलेशन, कंसेप्ट, कन्वेंशन, टेक्निक्स का हम लोग इसमें जानते हैं जिसको कि हम लोग अकाउंटिंग करने में इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब होता है टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बोला मैंने, अकाउंटिंग का मतलब ही होता है टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है टू प्रिपेयर the books of account. And how to prepare these books of account is tells our accountancy। कैसे इस बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाए, क्या नियम फॉलो करे, क्या रूल्स रेगुलेशन हो, क्या कंसेप्ट हो, क्या कन्वेंशन हो, ठीक है ना। तो क्या टेक्निक अपनाना है ये अपना बताएगा ना, बैठा हुआ है ना अकाउंटेंसी अपना बताने के लिए। आओ बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि क्या रूल्स रेगुलेशन होगा, ये फॉलो करो और ऐसे बनाओ अकाउंट्स, ठीक है ना, ऐसे अकाउंटिंग करो। तो अकाउंटेंसी मतलब बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग, दोनों चीज, मतलब ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया। अकाउंटेंसी एक वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया अपना। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी आता है और अकाउंटिंग भी लेके आता है साथ साथ ये, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अब देखिए यहाँ पे जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस मतलब सब पार्ट, जैसे पेड़ है तो उसके बहुत से मतलब कि रूट्स निकले होते हैं, उसी प्रकार से अकाउंट से तो इसके भी बहुत से हाथ पैर निकले हुए हैं, ब्रांचेस निकले हुए हैं, ठीक है ना, पार्ट्स निकले हुए हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हम लोग नेट प्रॉफिट की गणना करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, या सिंपल सी बात कर ले कि फाइनेंशियल अकाउंट मतलब जहां पे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं और हम लोग प्रॉफिट का गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब जहां पे हम लोग यही सारी चीजें कि अपने परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करना है, अकाउंट कैसे मैनेज करना है, यानी कि अपना बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, मतलब अकाउंटिंग के कंसेप्ट को प्रैक्टिकल वे में लाना, ठीक है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट को प्रैक्टिकल वे में लाना। कहने का मतलब क्या है कि जो भी अकाउंटिंग कर लिया मैंने, फाइनल अकाउंट बना लिया, अब हम लोग जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी टूल्स अभी आप लोगों ने हमसे सुना, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो, ये सबका सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। मतलब फाइनल अकाउंट बनने के बाद मैनेजमेंट अकाउंट में ही चीजों को एनालाइज किया जाता है और फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट में क्या होता है, प्लानिंग।
तो मैनेजमेंट में ही हम चीज़ों को एनालाइज करते विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और जब एक बार एनालाइज हो गया तुरंत प्लानिंग बना लो भविष्य के लिए, पॉलिसी बना लो, ठीक है ना। तो सारा का सारा काम फिर मैनेजमेंट वाला आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स पता करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्शन दैट इज गुड्स और सर्विसेज का कॉस्ट प्राइस, लागत जहां पता करते हैं। टैक्स अकाउंटिंग जितना कितना सरकार को टैक्स देना है उसके बारे में पता करते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग मतलब गवर्नमेंट का भी जो सरकार है वो भी अकाउंट्स बनाता है, लेकिन उसके अकाउंट बनाने का तरीका अलग होता है, ठीक है ना। सरकार को अकाउंट्स बनाने का जो तरीका है उनका वो अलग होता है। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग आता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जिसमें ह्यूमन सारा का सारा काम तो लोगों से ही किया जाता है, चाहे जितना भी बड़ा टेक्नोलॉजी आ जाए काम तो लोगों द्वारा किया जाएगा। तो कौन कौन से लोग हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कौन किस लेवल पे है, किसको कितनी सैलरी दी जा रही है, ठीक है ना, किसको कितना पीएफ दिया जा रहा है, प्रोविडेंट फंड दिया जा रहा है, उन सारे का सारा रिकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप समाज के लिए कितना काम किए हो। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग मतलब कि आप इन्वायरमेंट में कितना पॉल्यूशन वगैरह अगर फैला रहे हो तो उसके लिए आप क्या रेमेडियल क्या एक्शन ले रहे हो, क्या इन्वायरमेंट में आप कर रहे हो, पेड़ पौधे लगाने का समथिंग। देखा ना कुछ कंपनी, कुछ ऐसे कंपनीज है जो कि पेड़ पौधे लगाने का आजकल का तो ट्रेंड चला है कि पेड़ लगाइए, और ऑब्वियस सी बात है लगाना भी चाहिए, तभी तो पॉल्यूशन कम होगा ना। तो आप भी अगर आपकी कोई कंपनी है तो आपने क्या काम किया एनवायरनमेंट के प्रति पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तो ये सारे के सारे अकॉर्डिंग इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस को रख दिया है। इसको अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बता दिया। और कैसे पता होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई, लोगों से जा जाके पूछेंगे क्या कि बताओ तुमने मेरे दुकान से सामान लिया है कि कितने का लिया, ऐसा तो नहीं करते। हम लोगों को एक एविडेंस डॉक्यूमेंट होता है। कौन सा एविडेंस डॉक्यूमेंट, वाउचर। अक्सर हम लोग भी जब सामान लेने जाते दुकानों में तो आप लोगों को कैश मेमो मिलता है, इनवॉइस मिलता है, टैक्स इनवॉइस मिलता है, तो वही एक एविडेंस प्रूव होता है, वही एक एविडेंस है जिसके मदद से, जिसके द्वारा, वही एक बेस है जिसके द्वारा हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग की बात आ गई, रिकॉर्डिंग करते हैं तो जर्नल की बात आ गई, जर्नल का बात आ गया तो कैश जर्नल में देखिए जर्नल रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर जर्नल, अगर मान लीजिए बिजनेस छोटा सा है तब तो एक रजिस्टर लो जर्नल, जिसमें जर्नल एंट्री कर दो, काम समाप्त। लेकिन अगर बिजनेस बढ़ गया तो हम लोग जर्नल को भी तोड़ देते हैं, ठीक है ना, जर्नल को भी तोड़ देते हैं। अब तोड़ने का मतलब वो वाला तोड़ना नहीं जो कि हम और आप जानते हैं, तोड़ने का मतलब पार्टीशन कर देना। कैसा पार्टीशन, कैश वाले ट्रांजैक्शन को कैश बुक में, बाकी सारे ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक में आएगा। अभी सब्सिडरी बुक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं अपने सब्सिडरी बुक। तो अपना आ जाएगा, सब्सिडरी बुक आ जाता है, जर्नल को तोड़ देते हैं जब अपना बिजनेस बड़ा वाला हो जाता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, पता है अभी बात किया, लेजर में होता है। उसके बाद समराइजेशन का काम होता है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है, इसको भी देख लिया। और उसके बाद एनालाइजिंग का काम होता है। एनालाइजिंग मतलब आप समझ गए हो, जिसमें हम लोग रेशियोज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, अभी हम लोगों ने ब्रांचेस में भी देखा था। और उसके बाद क्या हम लोग करेंगे, टू टेक फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल डिसीजन। जैसा एनालाइज करके पता चला तुरंत वैसा डिसीजन ले लो। डिसीजन लेने के लिए अपने को पता तो होना चाहिए, मतलब हमको कम्युनिकेशन होना चाहिए मेरे पास, जो मेरा अकाउंटेंट है वो मेरे को बताएगा, कम्युनिकेट करेगा, तभी तो हम डिसीजन ले पाएंगे ना, तभी तो हम डिसीजन ले पाएंगे, नहीं तो कैसे डिसीजन ले पाएंगे। तो होप सो आप लोगों को इतना तो बात समझ में आ गया होगा। तो आइए चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए ट्रायल बैलेंस, अभी जो आप देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में, ये देखिए यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस में हम लोग देखिए क्या क्या होता है। समराइजेशन का काम तो होता है, समराइजेशन का काम तो होता है, लेकिन एक तो बात पता है कि इंसान है तो गलतियां तो होंगी, इंसान है तो गलतियां तो होंगी, चाहे वो कोई भी, मतलब आप सीए को अपॉइंट कर लो, किसी को भी अपॉइंट कर लो, गलतियां तो हो सकते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि गलती होना, तो गलती अगर होगा तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों की सुधार की जाती है, और ये ट्रायल बैलेंस का ही पार्ट है। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है,
एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोग करते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री जो जो गलतियां हुआ उसको सुधारते हैं और उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होते हैं उसको हम लोग पास करते हैं। अब क्या होता है एडजस्टमेंट एंट्री बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या करते हैं फाइनल अकाउंट बनाते हैं और फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में पहले अगर गलती है तो पहले ये दो काम कर लेते हैं हम लोग, देन फिर फाइनल अकाउंट बनता है और फाइनल अकाउंट में ये सारे चीजें ड्रॉ किए जाते हैं, ये सारे अकाउंट बनते हैं। बैलेंस शीट अपना स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। अब मैंने अभी बात किया था कि जर्नल को तोड़ दिया जाता है, जर्नल को तोड़ दिया जाता है। ये देखिए जब अपना बिजनेस हो जाता है बड़ा वाला, अपने बिजनेस का जब ऑपरेशन बड़ा हो जाता है, आप बिजनेस का जो स्केल है लार्ज स्केल हो जाता है, तो हम लोग जर्नल को पार्ट वाइज तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो जितने कैश ट्रांजेक्शन वाले कैश में और बाकी सारे के लिए मैंने बोला सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक मतलब कौन कौन सा बुक, ये देख लीजिए। परचेस बुक, परचेस बुक क्या करता है, रिकॉर्ड करता है किस चीज को, रिकॉर्ड क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। अब लग रहा होगा कि गुड्स क्या होता है, तो सारे टर्म्स को हम बताएंगे क्या होता है, गुड्स क्या होता है सब बताया जाएगा। परचेस रिटर्न, ठीक है। अभी के लिए ये मान लीजिए कि गुड्स मतलब वो सामान जिससे कि बिजनेस डील करता है। तो इसको और भी हम लोग एलोबरेट फॉर्म में, डिटेल फॉर्म में समझेंगे कि गुड्स क्या होता है। एसेट्स मतलब आपका प्रॉपर्टी जो आपके बिजनेस को चलाने में मदद कर रहा है। मशीनरी लगाया बिजनेस में, बिजनेस को रन करवाने के लिए, तो मशीनरी आपका एसेट्स हो गया। लेकिन गुड्स मतलब वो सामान जिससे आप डील कर रहे हो, जिसका आपका बिजनेस है। फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप शोरूम में आप जा रहे हो तो लैपटॉप खरीदा तो वो आपका एसेट्स हो गया। लेकिन लैपटॉप वाले जो शोरूम है उनके लिए वो लैपटॉप गुड्स है, क्योंकि उसी लैपटॉप का वो हर रोज परचेजिंग और सेलिंग करते हैं। तो जिनका जो बिजनेस है उनके लिए वो सामान गुड्स होता है, और अगर आप उसको खरीद के लेके आ रहे हो लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेने के लिए उससे, तो वो आपका एसेट्स हो जाता है। तो गुड्स का रिटर्न, ठीक है ना, मतलब जो सामान खरीदा उधार में, रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। पसंद नहीं आया तो लौटा दो, खराब सामान निकला तो लौटा दो। सेल्स बुक, उधार में बेचा तो सेल्स बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। उसी प्रकार रिटर्न, अगर आपके कस्टमर को आपका सामान पसंद नहीं आया तो वो भी आपको रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, वो सामान जो उधार में बेचा था अगर वो वापस लौट के आ जा रहा है तो उसको हम लोग यहां रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स रिसीवेबल बुक रिकॉर्ड ऑल बिल्स on which we receive नहीं, on which business receive अमाउंट, वो सारे बिल जिसपे कि पैसा आपको मिलेगा वो यहाँ पे रखेंगे। और वो सारे बिल जिसपे हमको पेमेंट करने, पेबल मतलब आपको पेमेंट करना है, रिसीवेबल मतलब पेमेंट मिलेगा। तो जिस पे पैसे मिलेंगे जिन बिलों पे, वो रिसीवेबल बुक पे आएगा, जिस बिल पे पैसे देने वो पेबल बुक पे। जर्नल प्रॉपर, वो मतलब कुछ ऐसे भी तो ट्रांजैक्शंस होंगे जो कहीं नहीं आया। आप लोगों ने देखा मैंने एसेट्स के बारे में कहीं नहीं लिखा, तो एसेट्स हो गया। उसी प्रकार ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, ये सारे के सारे जर्नल प्रॉपर में आते हैं। तो इसको भी फिर जब हम लोग जर्नल एंट्री वाला चैप्टर पूरा करेंगे उसमें हम बताएंगे कि जर्नल प्रॉपर क्या होता है। तो ये आपके हैं सब्सिडरी बुक, ठीक है। तो ये टोटल 7 बुक है सब्सिडरी बुक। तो इसी में ये चीजें रिकॉर्ड होते हैं जो आपके सामने शो हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखिए कौन कौन है।
देखिए दो तरीके के यूजर होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कम्युनिकेशन करना, तो कम्युनिकेशन किसको करेंगे, मैंने कहा इंटरेस्टेड पर्सन और पार्टीज। अब इंटरेस्टेड पर्सन तो लगेगा कि अंदर वाले भी है, अंदर वाले जो कंपनी के अंदर है, बाहर वाले मतलब जो आउटसाइडर ऑफ द कंपनी है। तो बाहर वाले भी तो बहुत है, बैंक हो गए आपके, आपके क्रेडिटर हो गए, गवर्नमेंट हो गया, आपका कस्टमर हो गया, कंज्यूमर, फॉरेनर्स हो गए, रिसर्च स्कॉलर हो गए, अदर पर्सन हो गए। ठीक है, ये बाहरी वाले जो बिजनेस के आउटसाइड में है, तो इनको भी जानना जरूरी है आपका परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट को नहीं बताओगे तो गवर्नमेंट आपका क्या नहीं जान पाएगा, आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस नहीं जान पाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो रूल्स रेगुलेशन कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को नियम को हम लोग को पालन करके तभी हम लोग बिजनेस करते हैं। तो गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट शो करना पड़ता है, अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट। उसी प्रकार से इन्वेस्टर को नहीं बताओगे तो कैसे कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसे लगाएगा, सीधी सी बात है। अब कंपनी है तो शेयर खरीदना है, तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है जब तक नहीं पता चलेगा तो क्या हम और आप इन्वेस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने एक्सटर्नल यूजर, और इधर है आपके इंटरनल यूजर। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर वाले लोग हैं, ओनर, ठीक है, कंपनी का मालिक, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर, ये है आपके क्या, इंटरनल यूजर। तो इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर को याद रखना है, इसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा अकाउंट्स के बारे में कि बुक कीपिंग क्या होता है। हम लोगों ने अकाउंट्स के पापा का मतलब पापा जी को देखा कि कौन है अकाउंट्स के पापा, और उन्होंने क्या क्या काम किए। 1494 में उन्होंने एक किताब लिखा, और वो किताब सुमा दी स्क्रिप्चर्स, वो जो है आपका इटालियन लैंग्वेज में था। फिर उसके एक पार्ट थे डी कंप्यूटिसेड स्क्रिप्चर्स, तो वो पर्टिकुलरिज डी कंप्यूटिसेड स्क्रिप्चर्स, इसी पार्ट में बुक कीपिंग के बारे में चर्चा की गई थी। इस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन ह्यूज ओल्ड कासल जी ने किया था 1554 में। इन सारे बातों को हम लोगों ने आज यहाँ पे सीखा और देखा, और साथ साथ हम लोगों ने अकाउंटिंग को देखा, अकाउंट्स को देखा, और अकाउंटेंसी को भी देखा, और हम लोगों ने क्या देखा कि इसके अकाउंटिंग साइकिल को देखा, और अंतिम में हम लोगों ने क्या देखा कि कौन कौन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बताने किनको किनको चाहिए। तो इंटरनल वाले भी कुछ यूजर हुए जिनको यूजफुल है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनके लिए यूजफुल है, और बाहर वाले भी कुछ लोग हैं जिनके लिए अपना अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन यूजफुल है। तो ये था आज का वीडियो। होप सो आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। इसी तरीके से जो भी वीडियो, जितने भी सब्जेक्ट्स है, सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे, आप लोगों के साथ डेली बेस पे जुड़े रहेंगे, और सारे चैप्टर्स का हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोगों का सारा डाउट उसी चैप्टर में ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचाइए जो कि तैयारी 2021 के लिए तैयारी कर रहे। तो थैंक यू, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।